अब देखिएगा लास्ट टेस्ट में जो है हम म्यू टेस्ट तक अपना आ चुके हैं। अब म्यू टेस्ट के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। यह है एग्जाम्पल 1। इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x अपॉन x की पावर n dx। अब cos 0 पे तो वैल्यू 1 होती है, तो वैसे भी cos तो न्यूमरेटर है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में x टू दी पावर n पड़ी हुई है, लोअर लिमिट में पड़ा हुआ है 0। तो अगर x की पावर में n पॉजिटिव हुआ तो x टू दी पावर n नीचे रहेगी और 0 रखने पर आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी कि हमारा फंक्शन अनबाउंड है एट लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर। अब इसमें सबसे पहला केस हम ये लेते हैं, फर्स्ट केस। अब हम फर्स्ट केस लेने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस के बारे में सोचिएगा n लेस देन इक्वल 0। n की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 है। तो अब यहाँ पर इसे तो इंटीग्रेशन में ऐसे लिख देता हूँ 0 से π/2 f(x) dx। f(x) की वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन x टू दी पावर n। अगर n की वैल्यू 0 है तो x टू दी पावर 0 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर का x हट जाएगा और n की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो n निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के कारण ये ऊपर जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। इफ n लेस देन इक्वल 0 देन f(x) इज बाउंडेड इन फाइनाइट interval 0, π/2. So I is proper integral, therefore it is convergent। तो इस तरह से प्रॉपर इंटीग्रेशन बनने से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब दूसरा केस लेने चलते हैं, सेकंड केस n ग्रेटर देन 0। अब n 0 से अगर बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गई पावर। डिनोमिनेटर मन में 0 जब बनेगा तो वो इनफाइनाइट बना देगा, कॉमा f(x) इज अनबाउंड एट x इक्वल टू 0। सो I इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइम। इस प्रकार से ये सेकंड टाइम का इंटीग्रेशन बन जाता है। अब इसमें म्यू टेस्ट लगाने जा रहे हैं। अब x की पावर n को काटना है, तो लेट मान लीजिएगा म्यू इक्वल टू n। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 0 की पावर म्यू f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये cos x बचेगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट एग्जिट्स हो रही है और फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है और नॉन जीरो आ रही है। तो यहाँ पर तुम्हारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों का केस पास हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं म्यू की वैल्यू क्या है n। फॉर 0 लेस देन म्यू लेस देन 1 इज टू इम्प्लाई 0 लेस देन n लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज I इज कन्वर्जेंट। फॉर म्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज I इज डाइवर्जेंट। जो इंटीग्रेशन है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। आप देखिएगा इस वाले हिस्से में आपको कन्वर्जेंट मिला और n इक्वल 0 लेस देन 0 पर भी जो है आपको कन्वर्जेंट मिल रहा है। तो ये दो हिस्से कन्वर्जेंट के हो गए हैं और ये वाला जो हिस्सा है वो डाइवर्जेंट का हो गया है। वी कंक्लूड दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n less than equal 1 and divergent for n greater than equal 1। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में दे देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है, कोई स्पेशल क्वेश्चन भी नहीं है। HW
एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में आते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n log x dx। अब देखिएगा, अब यहाँ पर अलग अलग केस हम लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमें 0 पर है। अब x टू दी पावर अगर पॉजिटिव होती है, x टू दी पावर पॉजिटिव होती है, log से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा, जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा, तो इस कारण से ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। ये हो जाएगा 0 to 1 f(x) dx where f(x) is equal to x to the power n minus 1 log x। अब ऐसा खतरा महसूस हो रहा है, पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट एक n ग्रेटर देन 1 ले लीजिएगा। अगर आप n ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस 1 log x इज इक्वल टू 0। सो I इज प्रॉपर इंटीग्रल, therefore it is कन्वर्जेंट। ये जो है हमारा प्रॉपर इंटीग्रल हो चुका है, इस कारण से ये कन्वर्जेंट हो जाता है। अगला केस लेने चलते हैं, सेकंड। एक n इज इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 log x dx। अब इसे हम log x है तो सिंपल तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि 12th में करते हैं। अब हम लिमिट ले लेते हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और इंटीग्रेशन यहाँ डाल देते हैं एप्सिलॉन से 1 और log x इंटू 1 dx। ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा x log x माइनस x और लिमिट एप्सिलॉन से 1 हो जाएगी। जब आप लिमिट 1 रखेंगे तो log 1 की जो वैल्यू है वो तो 0 में चली जाएगी। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस का 1 बनेगा और प्लस माइनस एप्सिलॉन log एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन बनेगा। अब देखिएगा log एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आ रहा है और एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव है। जब तक log के साथ पॉजिटिव पावर मल्टीप्लाई करती रहेगी तब तक आपका आंसर 0 बनता रहेगा, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -1। ये हमारी फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है और बिना टेस्ट के हमारा रिजल्ट आ गया है। इसको इम्प्लाइज I इज कन्वर्जेंट। दूसरा केस बन जाता है। अब तीसरा केस लेते हैं, इफ n लेस देन 1। अब n लेस देन 1 है तो x टू दी पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में बन जाएगी। ऐसे केस में आपका बनेगा, इसको इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस 1 log x इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो I इज, ये हो जाता है हमारा f(x) इज अनबाउंड, f(x) इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हमारा अनबाउंड हो जाता है। इसको इम्प्लाइज I इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इस तरह से जो है हमारा सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन तैयार हो जाता है। अब इस सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं म्यू टेस्ट का यूज करने वाला हूँ और लॉग आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, पावर जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, पावर जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आपकी लिमिट 0 ही आती रहेगी, वरना लिमिट जो है वो इनफाइनाइट में चली जाएगी। अब ये ले लीजिएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 टू द पावर न्यू f(x)
लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की पावर यहाँ पर म्यू हो गई है और x की पावर म्यू fx की वैल्यू हो गई है आपकी x टू की पावर n माइनस 1 log x। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू की पावर म्यू प्लस n माइनस 1 इंटू log x। अब यहाँ पर म्यू प्लस n माइनस 1 है, म्यू प्लस क्या है n माइनस 1। आप इसे ऐसे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर म्यू माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर इसके दो आंसर बनेंगे। अगर x की पावर पॉजिटिव होती है तो आंसर 0 में चला जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई केस बनेगा तो आंसर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। ये दो केस बनेंगे, 0 बनेगा एक शर्त बनेगी म्यू ग्रेटर देन 1 माइनस n और दूसरी शर्त बनेगी माइनस इनफाइनाइट एक म्यू लेस देन इक्वल 1 माइनस n। तो log x के साथ जब x की मल्टीप्लाई करते हैं, x की किसी पावर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना, बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग अगर x की पावर पॉजिटिव होती है तो आंसर 0 में चला जाएगा, और x की पावर में अगर पावर में पॉजिटिव नहीं हुआ, निगेटिव हुआ या x की पावर 0 हुई तो आंसर हमेशा माइनस इनफाइनाइट में चला जाएगा। अब ये दो वैल्यू बन जाते हैं। अगर ये वाला केस 0 का है, 0 पर कन्वर्जेंट तो पास हो जाएगा, लेकिन डाइवर्जेंट पास नहीं होता है, तो इधर से आप कन्वर्जेंट का रास्ता निकाल लेंगे और माइनस इनफाइनाइट आपका डाइवर्जेंट का रास्ता था। तो ये रास्ता कन्वर्जेंट की तरफ लेकर के जाता है, ये रास्ता जो है वो डाइवर्जेंट की तरफ लेकर के जाता है। अब हम ये ले लेते हैं। अब इस वाले केस के बारे में सोचिएगा। अब मैं कन्वर्जेंट की तरफ जा रहा हूँ, म्यू की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 1 माइनस n से। अब ये लिख लेते हैं इफ वी टेक 0 लेस देन n लेस देन 1। अगर आप n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, आप देखिएगा n की वैल्यू म्यू ग्रेटर देन 1 माइनस 1 है, तो अगर आप n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो वी कैन फाइंड म्यू सच दैट 0 लेस देन म्यू लेस देन 1। अगर हम n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो हमें म्यू ऐसा मिल जाएगा जो 0 और म्यू की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। अब इस प्रकार से हमारा कन्वर्जेंट टेस्ट पास हो जाता है। देन I इज कन्वर्जेंट फॉर 0 लेस देन n लेस देन 1। अब दूसरी वाली स्थिति में चलिएगा डाइवर्जेंट के लिए। डाइवर्जेंट के लिए जो है म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। म्यू की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब n को आप पीछे की, अब 0 से 1 तक तो जा चुके हैं। अब अगर आप 0 से पीछे जाते हैं तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू जो है पहले से ही माइनस चल रही है। इफ n लेस देन इक्वल 0 then we can take u is equal to 1। अब यहाँ से देखिएगा, अब n की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है। अब थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू आप 0 मान करके चलिएगा तो म्यू की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो जाएगी, तो म्यू की वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। अब n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए माइनस का 1 मान करके चलिएगा, -1 मिलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी और 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। आप कोई सा भी नंबर रख लीजिएगा, म्यू आपका 1 जरूर सेटिस्फाई करेगा। वी टेक म्यू इज इक्वल टू 1, सो I इज डाइवर्जेंट। अब इस तरह से डाइवर्जेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा n ग्रेटर देन 1 पर आपका आंसर कन्वर्जेंट बना था, n इज इक्वल टू 1 पर आपका आंसर कन्वर्जेंट बना था, ग्रेटर देन 1 पर भी कन्वर्जेंट है और n इज इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्जेंट है। और यहाँ पर 0 से जब 1 के बीच में गए थे तो आपका आंसर कन्वर्जेंट बना था। तो 3 जगह कन्वर्जेंट आ रहा है, n ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट आ रहा है, इक्वल 1 पर कन्वर्जेंट आ रहा है, 0 और 1 के बीच में कन्वर्जेंट आ रहा है। तो यानी कि 0 से आगे 1 तक, 0 और 1 के बीच में,
और 1 पर इक्वल और 1 से आगे, ये सारा हिस्सा कन्वर्जेंट का है और ये हिस्सा जो है वो डाइवर्जेंट का है। वी कंक्लूड दैट गिवन इंटीग्रल is convergent for n greater than 0 and divergent for n less than equal 0। इस तरह से ये हिस्सा जो है हमारा आंसर जो है वो प्रूव आ जाता है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, नोट पॉइंट। ये समझाने का तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ आपका n है, अब आपने यहाँ पर मान लीजिएगा आपका 1 है, तो आपने केस n ग्रेटर देन 1 का लिया था, तो ये हिस्सा आपको कन्वर्जेंट रिजल्ट दे रहा है। फिर n इक्वल टू 1 पर आ गए थे आप, यहाँ पर ये 1 है आपका, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो कन्वर्जेंट आ रहा है। फिर आप यहाँ 0 है आपका, 0 और 1 के बीच में आपका आंसर कन्वर्जेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ भी आपका आंसर कन्वर्जेंट आ रहा है। 0 पर आपका आंसर डाइवर्जेंट आ रहा है और 0 से पीछे भी डाइवर्जेंट आ रहा है, इधर भी आपका डाइवर्जेंट आ रहा है। अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस तरह से एक रफ लाइन बना लीजिएगा, उस रफ लाइन पर देख लीजिएगा 1 पर कन्वर्जेंट है, 1 के आगे कन्वर्जेंट है, 0 और 1 के बीच में कन्वर्जेंट है, तो यानी कि 0 से आगे कन्वर्जेंट है, 0 पर डाइवर्जेंट है और 0 से पीछे जो है वो डाइवर्जेंट है। तो किसी जगह अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिखने में दिक्कत आ रही है तो एक लाइन बना करके उस पर जो डिजिट आपकी आ रही है, अंक जो आ रहे हैं उन्हें प्लॉट कर लीजिएगा और फिर टोटल मिला करके देख लीजिएगा कौन सा हिस्सा कन्वर्जेंट का है और कौन सा हिस्सा जो है वो डाइवर्जेंट का है। अब देखिएगा मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिख दिया है। अब x की पावर में अल्फा माइनस 1 है। अगर आप अल्फा की वैल्यू कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि पावर निगेटिव आ जाती है तो x डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 0 रखने पर वो इनफाइनाइट देगा। तो जब 0 लिमिट रखने पर वो इनफाइनाइट देगा तो लोअर लिमिट पर आपका फंक्शन अनबाउंड हो जाएगा, तो ये सेकंड काइंड बन जाएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट में इनफाइनाइट भी पड़ा हुआ है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बनेगा और सेकंड काइंड भी बनेगा। तो पहले मैं इसे 2 भागों में तोड़ता हूँ जिससे कि मैं दोनों का रूल अलग अलग अप्लाई कर सकूँ। अब मेरी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट जा रही है। आप इसे इंटीग्रेशन को 2 लिमिट में तोड़ दीजिएगा। i इक्वल टू आप ऐसे ले लीजिएगा, 0 से कोई वैल्यू b ले लीजिएगा और x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx ये ले लीजिएगा। x की पावर में अल्फा माइनस 1 पड़ा है, ये ले लीजिएगा 0 से a और प्लस दूसरी वैल्यू ले जाइएगा a से इनफाइनाइट, x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब आप इसे 2 इंटीग्रेशन में तोड़ चुके हैं। अब i इक्वल टू हो जाएगा i1 प्लस i2 इक्वेशन 1। ये i1 प्लस i2 आपका इक्वेशन बन चुका है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जरा सोचना होगा कि कौन सा कन्वर्जेंट की तरफ जा रहा है, कौन सा डाइवर्जेंट की तरफ जा रहा है। केस फर्स्ट, पहले केस के बारे में सोचिएगा, a ग्रेटर देन इक्वल 1। अब a की वैल्यू 1 है और 1 है या 1 से बड़ी है, तो देखिए जो प्रॉब्लम है वो 0 पर जो प्रॉब्लम थी वो हट चुकी है, क्योंकि जब ये x की पावर में पॉजिटिव आ जाएगा तो 0 रखने पर कोई फर्क नहीं बनेगा, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ वो बन जाएगा। अब पहले I1 की बात करते हैं। इफ a ग्रेटर देन इक्वल 1 देन fx इज इक्वल टू x टू दी पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज बाउंडेड इन फाइनाइट interval 0, a, so I1 is proper integral, therefore it is convergent। अब ये कन्वर्जेंट बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी I2 की बात करते हैं। I2 की बात में देखिएगा लिमिट में इनफाइनाइट आ चुका है, सिंस लिमिट में इनफाइनाइट आ गया है, सिंस I2 इज
इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहाँ पर दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो मिक्स होने शुरू हो गए हैं। तो I2 जो है वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो पहली कोशिश आपकी रहती है कि जो लिमिट है, जब इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे तो वो एग्जिट्स कर जाए। अब यहाँ जो लिमिट है वो एग्जिट्स करने जा रही है। अब मैं इसकी लिमिट को एग्जिट्स बनाता हूँ, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू दी पावर म्यू fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। अब यहाँ पर जो वैल्यू चूज करेंगे आप इस तरह से चूज करिएगा। टेक म्यू इक्वल टू लीजिएगा 2 माइनस a, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 2 में से 1 घटेगा, तो x अपॉन 1 प्लस x। अब ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x प्लस 1, ये 1 आ जाता है। जब आप इनफाइनाइट की लिमिट अगर लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम है तो आंसर फाइनाइट क्वांटिटी के रूप में आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो आंसर आपका 0 में जाएगा। न्यूमरेटर की पावर अगर बड़ी है तो आंसर इनफाइनाइट में जाएगा। इनफाइनाइट पे डाइवर्जेंट पास होता है। 0 अगर आपका आ जाता है तो आपका कन्वर्जेंट पास हो जाता है, लेकिन डाइवर्जेंट पास नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कोई निश्चित राशि 0 को छोड़ करके आ जाती है तो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो जब भी हम लिमिट निकालने जा रहे होते हैं तो पहला प्रयास हमारा होता है कि 0 के अलावा कोई आंसर हमारा आ चुके, जिससे कि हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की व्याख्या कर सकें। अगर कोई और सा आंसर नहीं आ सकता है तो हम बात छोड़ देते हैं, फिर तो मजबूरी आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरी वैल्यू 1 आ चुकी है। अब म्यू इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस अल्फा है, सॉरी यहाँ भी गलती से मैंने a लिख दिया है, यहाँ चल रहा है अल्फा। अब यहाँ देखिएगा अल्फा की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। अब चूंकि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 1 है, इस टू इम्प्लाइज। अब म्यू की वैल्यू देख लीजिएगा 2 माइनस अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, अगर अल्फा की जगह आप 1 रखते हैं तो आप 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लो 1.5 रखते हैं तो वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू है वो म्यू की जो वैल्यू है वो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। दिस टू इम्प्लाइज म्यू लेस देन इक्वल 1। दिस टू इम्प्लाइज I2 इज कन्वर्जेंट बाई म्यू टेस्ट। यहाँ पर I2 जो है वो आपका कन्वर्जेंट हो चुका है म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिएगा I1 जो था आपका, I1 प्रॉपर इंटीग्रल था, कन्वर्जेंट था, और I2 भी कन्वर्जेंट हो चुका है। कंडीशन बन रही है अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। अब दोनों का प्लस है तो कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट जोड़ेंगे तो वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं सो I इज convergent for alpha greater than equal 1। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा जिससे कि आपको बाद में पता लगे सके कि कौन सा हिस्सा कन्वर्जेंट का है, कौन सा हिस्सा डाइवर्जेंट का है। अब ये 1 से आगे तो मैं जा चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, इफ अल्फा लेस देन 1। अब सोचिएगा कि अल्फा जो है 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा अगर होगा, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी अगर हो जाएगी तो ये माइनस आ जाएगी x की पावर, और ये बटे में चला जाएगा। तो इस I1 में आपको 0 से प्रॉब्लम हो जाएगी, 0 से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, चूंकि fx इज इक्वल टू x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इज अनबाउंड एट x इज इक्वल टू 0। सो I1 is improper integral of second kind। अब यहाँ पर जो है वो सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन हो चुका है तो मैं म्यू टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। चूंकि लिमिट
x टेंस टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर में आ जाएगा म्यू प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। अब आपको पहली संभावना ये सोचनी है कि आंसर जो है वो 0 के अलावा कुछ और आ सके जिससे कि आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों को लिख सकें। अब आप x की पावर ही हटा दीजिएगा, है ना, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, एक म्यू इक्वल टू लीजिएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये आपका लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 बन जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस x तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो म्यू की वैल्यू है वो 1 माइनस अल्फा है। अब यहाँ पर केस देख लीजिएगा, अल्फा है लेस देन 1 पर। अब ये आप सेकंड काइंड में है, सेकंड काइंड में आप क्या लिखते हैं, अब ये ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। दोनों की डेफिनेशन एक बार इम्प्रॉपर इंटीग्रल की म्यू टेस्ट के लिए फर्स्ट काइंड की, फिर सेकंड काइंड के लिए दोबारा से देख लेना। अगर म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो आंसर कन्वर्जेंट में चला जाएगा, और म्यू की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो आंसर डाइवर्जेंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, म्यू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा है, म्यू की वैल्यू 1 माइनस अल्फा है इफ 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1। अब अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही है तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा है, 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही है तो म्यू की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में पड़ेगी। इज टू इम्प्लाई 0 लेस देन म्यू लेस देन 1, सो I1 इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। अब देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या चल रही है, अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 से छोटी है। अब 0 और 1 के बीच में तो मैं आ चुका हूं, अब मैं चलता हूं 1 से पीछे। इफ अल्फा लेस देन इक्वल 0 इज टू इम्प्लाइज, अब सोचिएगा अल्फा की वैल्यू 0 है, 0 से छोटी है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो म्यू की वैल्यू 1 बन जाएगी, और 0 से जब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो अल्फा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 की म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। इसको इम्प्लाइज म्यू ग्रेटर देन इक्वल 1, सो I1 इज डाइवर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। अब आपने दोनों तरह की व्याख्या कर दी है। अब बात करने वाले हैं I2 के बारे में। I2 जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। अब इसके लिए ये वाली लाइनें जो है फिर दोबारा से उतार दी जाएंगी, जो लाइनें अभी तक लिखी गई थी, ये लाइनें अब हम दोबारा से उतार देते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं, चूंकि I2 इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, टेक म्यू इक्वल टू ले लीजिएगा 2 माइनस अल्फा, ये वाली लाइन उठा लीजिएगा, म्यू इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस x की पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1 एज इन आवर केस। ऐसे आवर केस, जैसा कि ऊपर वाले केस में हुआ था। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर कंडीशन के बारे में बात कर लीजिएगा। अब न्यू टेस्ट में अब हम हैं तो ये फर्स्ट काइंड में है, फर्स्ट काइंड के लिए केस लेते हैं। अब जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से छोटी आ रही है, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। अब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी अगर मैं लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए 0.9 मान लीजिएगा, और 0.9 दो में से जब 0.9 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.1। तो यानी कि म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी 1.1 आ रही है, म्यू की वैल्यू 1.1 आ रही है। और जैसे जैसे आप आगे की वैल्यू रखते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो म्यू की जो वैल्यू है वो पीछे की तरफ चलती चली जाएगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है, अब दोनों केस यहाँ पर हमारे आपके बन जाएंगे। I2 के बारे में, अब म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी जो है ग्रेटर देन 1 को फॉलो कर रही है, क्योंकि म्यू इक्वल टू
2 माइनस एल्फा ग्रेटर देन होगा 1 के और एल्फा लेस देन है 1 के। इस टू इम्प्लाइज I2 इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है I2 आपका कन्वर्जेंट है क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार नोट पॉइंट और लिख दूंगा दोनों के लिए। यहाँ पर दोनों के नियम जरा थोड़े एक दूसरे से उल्टे हो जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें बन जाता है। अब ये देखिएगा पहले वाले इंटरवल में अब थोड़ा सा नोट पॉइंट बना लेते हैं। नोट पॉइंट मान लीजिएगा ये लाइन मेरी अल्फा की है, ऊपर की बात लिखूंगा मैं I1 के लिए और नीचे की बात लिखूंगा मैं I2 के लिए। अब 1 से पीछे या 1 पर गए थे, ये वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखिएगा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल जब 1 पे गए थे तो ऊपर I1 ये भी कन्वर्जेंट आया था और यहाँ से भी कन्वर्जेंट आया था। इस वाले केस में ये कन्वर्जेंट आया था और इधर से भी कन्वर्जेंट आया था I1 I2 के केस में। ये तो मेरा पहला केस है। दूसरे केस में देखिएगा जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आई, जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आई तो यहाँ देखिएगा जब 0 की वैल्यू अल्फा और 1 के बीच में पड़ रही थी तो I1 जो है मेरा कन्वर्जेंट आ रहा था। अब मान लीजिएगा यहाँ 0 है, ऊपर I1 है तो I1 मेरा आंसर देता है कन्वर्जेंट। और जब यहाँ पर जाते हैं तो आंसर डाइवर्जेंट है और जब यहाँ पर जाते हैं तो अभी आंसर डाइवर्जेंट है। और जबकि I2 जो है मुझे कन्वर्जेंट रिजल्ट दे रहा है। अब I2 के बारे में बात करते हैं। I2 इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट और ये कंडीशन बन रही है अल्फा ग्रेटर लेस देन 1 के लिए। तो यानी कि I2 इधर कन्वर्जेंट है, इधर भी कन्वर्जेंट है और इधर भी कन्वर्जेंट है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब इक्वेशन नंबर 1 में I1 प्लस I2 था, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट और यहाँ भी कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ से आगे तो देखिएगा डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, ये वाला हिस्सा जो है आपका डाइवर्जेंट में चला जाएगा और ये वाला सारा हिस्सा जो है आपका वो कन्वर्जेंट में चला जाएगा। तो थोड़ी सी इस तरह से रफ फिगर बना लीजिएगा। वी कंक्लूड दैट the given integral is convergent for alpha greater than 0 and divergent for alpha less than equal 0। तो अल्फा यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है। I1 में तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ था और I2 जो है गिवन इंटीग्रल जो है म्यू की जो वैल्यू है म्यू टेस्ट से I2 जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा था। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर देता हूँ, गलती यहाँ मैंने कर दी है। यहाँ पर डाइवर्जेंट, इससे जो पीछे वाली लाइन है क्या है, इससे पीछे वाली जो लाइन बोल्ड पर लिखी थी वो मिट गई है, वहां पर कन्वर्जेंट करके डाइवर्जेंट लिख देना। क्योंकि गलती से था तो मैं फर्स्ट काइंड में और मैंने रूल लगा दिया मैं सेकंड काइंड में। अभी मैं दोनों रूल को अलग अलग लिख दूंगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कि वहां पर जो है I1 तो मेरा प्रॉपर इंटीग्रल था तो कन्वर्जेंट आ रहा था, इधर डाइवर्जेंट है और इधर डाइवर्जेंट है। तो ये हिस्सा भी डाइवर्जेंट में, कन्वर्जेंट का हिस्सा बस ये बैठेगा, ये वाला, ये बीच वाला बैठेगा, ये वाला हिस्सा जो है उसमें चला जाएगा। इधर डाइवर्जेंट, इधर डाइवर्जेंट, 0 पर भी इधर कन्वर्जेंट है, इधर डाइवर्जेंट, इधर डाइवर्जेंट। तो वी कंक्लूड दैट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर अल्फा लेस देन इक्वल 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 1। यानी कि 0 पर या 0 से पीछे वो डाइवर्जेंट है, 1 पर या 1 से आगे वो डाइवर्जेंट है और 0 और 1 के बीच में जब रहता है तो वो आंसर जो है वो हमारा कन्वर्जेंट बन जाता है। अब थोड़ा सा मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोल्ड पर ही लिख देता हूँ
अब ये मैंने दोनों म्यू टेस्ट के लिए दोनों के लिए सामने टेबल बना दी है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है इनमें, होता क्या है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कभी तो हमें सेकंड काइंड अप्लाई करनी पड़ती है, कभी हमें फर्स्ट काइंड अप्लाई करनी पड़ती है। तो कभी भी आप दिक्कत हो तो इस टेबल को देख लेना, क्योंकि होते हम सेकंड काइंड में, रूल फर्स्ट काइंड का लग जाता है। जैसे कि अभी मैंने गलत लगा दिया था, होना तो मेरा I2 जो था डाइवर्जेंट था, लेकिन मैंने गलती से कन्वर्जेंट लिख दिया था। जब आप म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं और फर्स्ट काइंड में होते हैं तो म्यू अगर 1 से बड़ा है तो आंसर कन्वर्जेंट है, और जबकि हाँ देखिएगा, जबकि म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है तो आंसर कन्वर्जेंट हो जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट काइंड में अगर म्यू की वैल्यू आपकी 1 या 1 से छोटी है तो यहाँ डाइवर्जेंट हो जाता है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो आंसर डाइवर्जेंट हो जाता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, यहाँ म्यू ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है, और यहाँ कन्वर्जेंट तब बनता है जब म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। तो होता क्या है, जब हम मिक्स काइंड का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो किसी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट काइंड भी शामिल हो जाती है और सेकंड काइंड भी शामिल हो जाती है तो उस समय हम लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप लिखने में कंफ्यूज होंगे म्यू टेस्ट लगाते हुए तो उस समय इसी लाइन को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं इस लाइन को यही लिखा रहने देता हूँ, जिससे कि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा फर्स्ट और सेकंड काइंड में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है हमारे साथ भी, रूल जरा थोड़ा सा गलती से लिखा जाता है। बाकी सब रूल तो इसके सेम ही होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 HW में जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 भी HW है, एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी मिक्स काइंड का क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन दे रखा है गामा n = 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये भी मिक्स क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट काइंड भी बनेगा और सेकंड काइंड भी बनेगा। क्योंकि लिमिट जो है वो 0 से इनफाइनाइट जा रही है, तो इनफाइनाइट लिमिट अगर होगी तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बनेगा। और x की पावर में अगर मान लो माइनस आ गया तो वो नीचे आ जाएगी, और x = 0 पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे x = 0 पर प्रॉब्लम होगी ये अनबाउंड हो जाएगा लोअर लिमिट x = 0 पर, और ये आपका बन जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो अब ये हमारा मिक्स क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब अलग अलग कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अलग अलग कंडीशन के बारे में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब अलग अलग केस बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसे दो भागों में तोड़िएगा। I = आप तोड़ दीजिएगा 0 to 1 x to the power n-1 e to the power -x dx प्लस 1 से इनफाइनाइट x to the power n-1 e to the power -x dx। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन मैं कर चुका हूँ। I = हो गया मेरा I1 प्लस I2, I = मेरा I1 प्लस I2 बन चुका है। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं I2 के बारे में। अब फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। I1 = हो जाता है 0 to 1 x to the power n-1 e to the power -x dx, और ये बन जाता है 0 to 1 fx dx, और fx की वैल्यू हो जाती है x की पावर n-1 e की पावर -x। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पर लिमिट 0 to 1 है, तो लिमिट में से अनंत में हटा चुका हूँ, तो ये फर्स्ट काइंड तो हो ही नहीं सकता। अब जाते हैं सेकंड काइंड भी, और सेकंड काइंड भी तब बनेगा जब ये x = 0 पर ये अनबाउंड होगा, अब वरना ये प्रॉपर में चला जाएगा। अब इसके बारे में, केस के बारे में बात कर लेते हैं fx। अब यहाँ से कंडीशन देखते हैं, if n > 1, अगर n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी या 0 हो जाएगी, कॉमा fx is bounded in finite interval 0, 1, so I1 is proper integral
therefore it is convergent। प्रॉपर इंटीग्रेशन बन गया है, अब वो कन्वर्जेंट हो जाता है। दूसरा केस लेते हैं, if n लेस देन 1, अब x की पावर नीचे आ जाएगी तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं f(x) is unbound at x is equal to 0, so I1 is improper integral of सेकेंड काइंड। अब ये सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल मेरा बन चुका है। अब और आंसर लाने के लिए जरूरी है कि x की जो पावर है वो गायब हो जानी चाहिए। अब x की पावर में n-1 है तो आप ये ले लीजिएगा टेक म्यू इक्वल टू 1 माइनस n। देन जब आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू fx करेंगे तो x की पावर आपकी कट जाएगी, तो आपका हो जाएगा सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x इक्वल टू 1। आप देखिएगा म्यू इक्वल टू 1 माइनस n के लिए मैंने लिमिट एग्जिस्ट कर दी है ना। अब इसमें मेरा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों का केस पास हो जाएगा और इस समय मैं क्या हूँ सेकंड काइंड में हूँ। आप सेकंड काइंड में आकर के रिजल्ट देख लेते हैं। सेकंड काइंड में कन्वर्जेंट बनता है जब म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। अब म्यू की वैल्यू 1 माइनस n है तो वैसे ले लेते हैं और 0 लेस देन n लेस देन 1 इज टू इम्प्लाई 0 लेस देन म्यू लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज I1 इज कन्वर्जेंट। I1 जो है मेरा कन्वर्जेंट हो चुका है। अब आप अगले केस में चलते हैं। अब म्यू की वैल्यू क्या चल रही है, n की वैल्यू 1 से छोटी चल रही है। अगर मैं n की जगह अब देखिएगा 0 और 1 के बीच में मैं जा चुका हूँ। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 आएगा और 0 से पीछे जाऊंगा तो मैं माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो म्यू की जो वैल्यू है या तो 1 आएगी या 1 से बड़ी आ जाएगी। तो अब मैं इधर की तरफ हूँ। फॉर n less than equal 0 is to implies mu greater than equal 1 is to implies I1 is डाइवर्जेंट। तो पीछे वाला क्वेश्चन जो वीडियो में एक्सप्लेन करा गया था तो हो सकता है उसकी आखिरी 2 लाइन लिखने में मेरे से गलती हो गई हो, तो उन आखिरी की 2 लाइन को सेट कर दीजिएगा इसी तरह से। क्योंकि भावी म्यू की वैल्यू इसी तरह से ली गई थी तो वो लाइन आप इस तरह से लिखिएगा वहाँ पर और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है, I1 का काम खत्म हो चुका है। अब सेकंड काइंड में चलते हैं। सेकंड काइंड में अब सेकंड काइंड में तो इनफाइनाइट है तो इसका तो कोई पंगा नहीं है ना, 0 का कोई पंगा है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। तो सेकंड काइंड में फर्स्ट काइंड में I1 इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है x टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस x dx। ये हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट f(x) dx। I2 इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब लिमिट में मेरा अनंत पड़ा हुआ है, लिमिट में मेरा इनफाइनाइट पड़ा हुआ है तो ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाता है। अब इधर की तरफ से आएंगे। अब देखिएगा e की पावर में माइनस अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगने वाली है तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जब आएगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो यानी कि इस बार मैं 0 के अलावा कोई भी आंसर नहीं निकाल सकता हूँ चाहे म्यू की वैल्यू कुछ भी हो। अब यहाँ से मैं वैल्यू ले लेता हूँ। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू fx, इसे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू प्लस n-1 अपॉन e टू दी पावर x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू प्लस n-1 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ध्यान रखिएगा म्यू की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, दुनिया की बड़े से बड़ी वैल्यू भी अगर ले लोगे
तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर डॉट 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 होती चली जाएंगी। तो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, न्यूमरेटर की पावर छोटी है, तो आपका आंसर 0 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। इक्वल टू 0 और यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ म्यू, यानी कि अगर आप म्यू का कोई सा भी मान चुनते हैं, म्यू का अगर आप कोई सा भी मान चुनते हैं तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो 0 ही आएगी। 0 के अलावा आपका कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब 0 के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है 0 पर कन्वर्जेंट तो पास हो जाता है लेकिन डाइवर्जेंट पास नहीं होता है। अब मैं इस समय फर्स्ट काइंड में हूँ और फर्स्ट काइंड पे निगाह डालिएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का केस है म्यू ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि म्यू के प्रत्येक मान के लिए जो है लिमिट 0 होगी। तो यानी कि म्यू का प्रत्येक मान है, तो यानी कि म्यू का मान मैं 1 से बड़ा चुन लूंगा तो अभी मेरी लिमिट 0 रहेगी और मेरा कन्वर्जेंट का केस जो है वो पास हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ बाय टेकिंग म्यू ग्रेटर देन 1 कॉमा I2 इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं रबर कर लेता हूँ। ये मेरी मान लीजिएगा लाइन n की है, ऊपर मैं I1 लिखूंगा, यहाँ I2 लिखूंगा, यहाँ मेरा 0 है और यहाँ मेरा 1 है। अब अपने हिस्से तलाशने शुरू करिएगा। I1 के बारे में, I1 के बारे में आपने क्या कहा था, जब n ग्रेटर देन इक्वल 1 था तो ये आंसर आ रहा था कन्वर्जेंट, यानी कि यहाँ पर कन्वर्जेंट है, यहाँ पर भी कन्वर्जेंट है। और उसके बाद जब आपने लिखा था n लेस देन 1 के लिए जब आपने केस बनाया था तो आपका रिजल्ट देखिएगा 0 और 1 के बीच में आंसर आया था कन्वर्जेंट। 0 और 1 के बीच में इधर आंसर कन्वर्जेंट है और 0 पर इक्वल पर यहाँ डाइवर्जेंट है और यहाँ भी डाइवर्जेंट है। सेकंड केस में जो है आपका आंसर क्या रहा है, ये फर्स्ट काइंड का बना था, तो बाई टेकिंग म्यू I2 इज कन्वर्जेंट बाई म्यू टेस्ट। सभी वैल्यू के लिए जो है आपका आंसर जो है वो कन्वर्जेंट आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है n के केस बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब I2 के बारे में इधर जाता हूँ तो कन्वर्जेंट आएगा, इधर जाता हूँ तो कन्वर्जेंट आएगा, इधर जाता हूँ तो कन्वर्जेंट आएगा, यहाँ जाता हूँ तो कन्वर्जेंट आएगा और यहाँ जाता हूँ तो कन्वर्जेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर I1 प्लस I2 है तो कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट जोड़ेंगे तो कन्वर्जेंट आएगा। देखिएगा यहाँ पर मेरा कन्वर्जेंट है और इस 1 पर मेरा यहाँ पर कन्वर्जेंट है और इधर भी मेरा कन्वर्जेंट है, तो इतना हिस्सा मेरा कन्वर्जेंट का है और ये वाला हिस्सा, इसे पीछे का हिस्सा जो है मेरा डाइवर्जेंट है। अब हम यहाँ से रिजल्ट लिख देते हैं, यानी कि 0 से आगे कन्वर्जेंट है और 0 से पीछे जो है 0 पर और 0 से पीछे जो है वो डाइवर्जेंट है। अब ये लिख देते हैं वी कॉन्क्लूड दैट गिवन इंटीग्रल इज convergent for n greater than 0 and divergent for n less than equal 0। तो यानी कि जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और n की वैल्यू 0 होगी, ये 0 से छोटी होगी तो आंसर जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब ये देखिएगा मैंने बीटा फंक्शन का सवाल लिख दिया है एग्जाम्पल नंबर 8, बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब ये लिमिट में तो इनफाइनाइट नहीं है तो ये मेरा फर्स्ट काइंड तो हो नहीं सकता, तो सवाल सेकंड काइंड पर बनेगा। इस x की वजह से खतरा 0 पर होगा और 1 की वजह से खतरा 1 माइनस x पर होगा। अब देखना है खतरा कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। अब मैं इसे अलग अलग हिस्सों में बांटने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खतरा जो है वो 0 पर भी आने वाला है और 1 पर भी आने वाला है। सही है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 एग्जाम्पल अब कराए गए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को 2 बार कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। क्योंकि जब तक आपको म्यू टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं हो जानेगी तब तक आप इन एग्जाम्पल को कवर नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। अब देखिएगा ये है, अगर पावर पॉजिटिव है या पावर 0 है तो ना तो खतरा 0 पर होगा और ना खतरा जो है 1 पर होगा। तो सबसे पहले मैं केस ये बनाता हूँ
हम ऐसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि हम इसे कह देते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अगर x की पावर पॉजिटिव है और 1 माइनस एक्स की पावर भी पॉजिटिव है तो 0 रखने से और 1 रखने से 0 ही आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो आपका फंक्शन बाउंडेड हो जाता है। तो यानी कि ये प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, तो इस कारण से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये मेरा बनता है पहला केस। अब ऐसे ले लेता हूं मैं पहला केस, इफ m ग्रेटर देन इक्वल 0 n ग्रेटर देन इक्वल 0 देन f x इज bounded in finite interval 0, 1, so I is proper integral, therefore it is convergent। तो इस वाले हिस्से में जो है आपका आंसर जो है वो कन्वर्जेंट चला जाता है। तो पहला वाला केस जो है ये हो जाता है। अब सेकंड वाले केस में अब 0 या 0 से आगे तो मैं जा, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ बनाएगा यहाँ बनाएगा, क्योंकि जब 1 पावर होगी तो 0 आ जाएगी और 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी। मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था। अब मैं चलता हूँ ए m लेस देन इक्वल 1 एंड n लेस देन इक्वल 1। इक्वल हटा दीजिएगा क्योंकि इक्वल 1 तो ऊपर शामिल हो चुका है। अब ये लेस देन 1 लेस देन 1, अब मेरे फंक्शन को दोनों जगह खतरा हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इज अनबाउंड एट एक्स इक्वल टू 0, 1। 0 पर भी अनबाउंड हो जाएगा, 0 पर भी अनबाउंड हो जाएगा और 1 पर भी अनबाउंड हो जाएगा। सही है ना, दोनों पर अनबाउंड हो रहा है। सो I is improper integral of second kind। इस तरह से मेरा जो I2 है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है सेकंड काइंड का। मुझे दो जगह खतरा है, एक 0 पर और एक 1 पर, यानी कि लोअर लिमिट पर और अपर लिमिट पर, दोनों पर मैं म्यू टेस्ट लगाने जा रहा हूँ। अब ये ले लीजिएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 की पावर में एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर म्यू प्लस m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। आप ये ले लीजिएगा टेक म्यू इज इक्वल टू, इसका उल्टा लीजिएगा 1 माइनस m। ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब वो पावर तो हट गई, जब 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। आपका टेस्ट जो है पास हो चुका है। अब म्यू की वैल्यू देख लीजिएगा, म्यू की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, 1 माइनस m ले रहे हैं। अब m और n की वैल्यू देख लीजिएगा, m की वैल्यू 1 से छोटी है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, ये 1 माइनस m है। इसके दो टुकड़े करिएगा, 0 से 1 अलग जाइएगा और 0 से पीछे अलग जाइएगा। If 0 less than m less than 1 is to implies 0 less than mu less than 1। अब मैं सेकंड काइंड में हूँ तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। is to implies I is convergent। if अब मैं लेने जाता हूँ m less than equal 0 is to implies mu greater than equal 1 is to implies I is डाइवर्जेंट। ये m के लिए मेरा रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। अब m के लिए रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपर बाउंड के लिए। खतरा किस पर है, 1 पर है, क्योंकि अब लिया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, सॉरी अपर लिमिट में से x घटता है, 1 माइनस एक्स की पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर म्यू प्लस n माइनस 1। अब खतरा 1 से है तो 1 माइनस एक्स की जो पावर है उसे उड़ा दीजिएगा।
टेक न्यू इक्वल टू लीजिएगा 1 माइनस एन, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर m माइनस 1 और आंसर आ जाता है 1। यहाँ पर भी निश्चित राशि आ चुकी है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों केस आ जाएंगे, तो वही रिजल्ट ऊपर वाला रिपीट करिएगा, लेकिन m की जगह यहाँ m था और यहाँ n था, इनके लिए आ जाइएगा। तो एक 0 लेस देन n लेस देन 1 इज टू इम्प्लाई 0 लेस देन म्यू लेस देन 1 इज टू इम्प्लाई I इज कन्वर्जेंट। अब कंडीशन लेने जा रहा हूँ, n लेस देन इक्वल 0 इज टू इम्प्लाइज म्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज I इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के दो टुकड़े मैंने नहीं करे हैं, लेकिन दो नंबर m और n जो है वो चल गए हैं। अब इस तरह से रफ वर्क देख लीजिएगा, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, मान लीजिएगा ऊपर m है और नीचे n है। अब देखिएगा क्या कहते हैं, इक्वल 1 पर और ग्रेटर देन 1 पर दोनों का आंसर जो है वो कन्वर्जेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ कन्वर्जेंट है, यहाँ कन्वर्जेंट है, यहाँ भी कन्वर्जेंट है और यहाँ भी जो है वो कन्वर्जेंट है। तो अब 0 और 1 के बीच में चलिएगा, जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आंसर कन्वर्जेंट है, इधर कन्वर्जेंट इधर भी कन्वर्जेंट, ये भी देख लीजिएगा इक्वल 0 पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ से डाइवर्जेंट। यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, ये देखिएगा फिर मेरे से गलती हो गई है लिखने में, ये डाइवर्जेंट का केस है म्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 का। अब यहाँ डाइवर्जेंट है, इधर भी डाइवर्जेंट है, इधर भी डाइवर्जेंट है और इधर भी डाइवर्जेंट है। अब देख लीजिएगा 0 पर डाइवर्जेंट है, 0 से पीछे डाइवर्जेंट है, जबकि आगे जो है सारे के सारे आंसर जो है वो कन्वर्जेंट में चले जा रहे हैं। यहाँ से हमारा रिजल्ट बन जाता है। अब यहाँ से इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। वी कंक्लूड दैट, ये हमारा रफ वर्क है। वी कंक्लूड दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर m greater than 0, n greater than 0 and divergent for m less than equal 0, n less than equal 0। तो यानी कि बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा हमारे टेस्ट ये कहते हैं कि बीटा गामा फंक्शन तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब m और n जो है वो 0 से बड़े होने चाहिए। अगर 0 से बड़े होंगे तो बीटा गामा फंक्शन लग जाएगा, और 0 या 0 से छोटे होंगे तो बीटा गामा फंक्शन का आंसर इनफाइनाइट आएगा और हमारा फंक्शन काम करना बंद कर देगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसे हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद अब मैं पीछे वाली एक्सरसाइज पर चलता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे छूटे हुए थे। एक्सरसाइज 12B, एक्सरसाइज 12B में एक तो हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ था, दूसरा I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अनबाउंड हो जाएगा 0 पर और लिमिट में इनफाइनाइट भी आ गया है ना। तो इस आप दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिएगा, 0 से 1 dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से इनफाइनाइट dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। I इक्वल टू I1 प्लस I2। फर्स्ट फाइंड I1 is equal to 0 to 1 dx upon x under root 1 plus x square 0 to 1 fx dx। We have fx is equal to 1 upon x under root 1 plus x square is unbound at x is equal to 0। Unbounded at x is equal to 0, so I1 is improper integral of सेकेंड टाइम। अब सेकेंड टाइम है म्यू इक्वल टू 1 डाल कर ले चलूंगा मैं, ठीक, म्यू इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ एक्स
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखना म्यू की वैल्यू क्या ली गई है 1 और मैं सेकंड काइंड में हूँ और म्यू इक्वल 1 पर जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा है। तो यानी कि I1 इज डाइवर्जेंट ऑफ म्यू इक्वल टू 1। जब म्यू की वैल्यू 1 होती है तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट में मैं चलता हूँ I2 इक्वल टू 1 to infinite dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 to infinite fx dx। I2 is improper integral of first kind। अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो फर्स्ट काइंड की है। अब मुझे अब यहाँ अंडर रूट के अंदर जो पावर है मेरी 2 है तो 1 पड़ी जाएगी और 1 यहाँ है, तो मुझे अगर लिमिट लानी है तो मुझे म्यू की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। ठीक, म्यू इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x टू दी पावर म्यू fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर में जब 2 डलेगा तो 1 कट जाएगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू 1। अब यहाँ देखिएगा लिमिट एग्जिट हो चुकी है, म्यू की वैल्यू 2 है। अब मैं फर्स्ट काइंड में हूँ, म्यू ग्रेटर देन 1 है तो आंसर कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो बाई म्यू टेस्ट कॉमा I2 इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ देखिएगा I1 जो इंटीग्रेशन था वो डाइवर्जेंट आया था और I2 वाला जो है वो कन्वर्जेंट आया था, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो आंसर डाइवर्जेंट में चला जाएगा। बाई इक्वेशन 1 कॉमा गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, तो आपका इंटीग्रेशन जो है तो बेटा डाइवर्जेंट में चला जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के बाद नवा क्वेश्चन देखिएगा। I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है dx अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, इसमें भी 0 से इनफाइनाइट लिमिट है। अब इसे भी आप इस तरह से जोड़ दीजिएगा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 से इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स। अब इसे भी जब आप इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा इस जगह खतरा आपको 0 से है, तो ये वाला बन जाएगा सेकंड टाइम। अब इसे म्यू की वैल्यू आपको 1/2 लेनी पड़ेगी। जब 1/2 वैल्यू देखेंगे तो अंडर रूट एक्स कट जाएगा और 1 प्लस एक्स जब लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इस सेकंड टाइम में म्यू इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं, 1/2 देखिएगा इस वाले हिस्से में पड़ता है 0 और 1 के बीच में, तो यानी कि आंसर आपका ये कन्वर्जेंट देगा। अब ये आपका है फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में जो लिमिट रखेंगे आप इनफाइनाइट रखेंगे तो x की एक पावर यहाँ है 1/2 यहाँ है, तो आपको म्यू की जगह 3/2 रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट काइंड में आप म्यू की जगह 3/2 लेंगे। अब फर्स्ट काइंड में अगर आप आते हैं तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो आप इसमें कन्वर्जेंट, ये आंसर जो है वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। अब दोनों का प्लस हो रहा है तो कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर जो है वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपने देखा कि 4-5 क्वेश्चन अगर म्यू टेस्ट के आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद म्यू टेस्ट थोड़ा सा आपको याद हो जाता है और फिर आप उत्तर डायरेक्ट लिखना भी शुरू कर देते हैं। और देखिएगा इसमें दूसरे के बाद नवा था, अब ये देखते हैं 12वां। ये 11वां भी देखिएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट है
साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 dx है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा साइन एक्स 3/2 dx है। अब ये भी दो भागों में तोड़ लेते हैं, मान लीजिएगा 0 से 1 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 dx और प्लस यहाँ से 1 से इनफाइनाइट साइन अपॉन एक्स की पावर 3/2 dx। I इक्वल टू I1 प्लस I2। फर्स्ट पॉइंट I1 इज इक्वल टू 0 to 1 साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 इज अनबाउंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो I1 इज improper इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइम। अब म्यू की वैल्यू में यहाँ 1/2 मान करके चलूँगा तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 1/2 पावर कट जाएगी साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब म्यू की वैल्यू देखिएगा 1/2 है और मैं सेकंड काइंड में हूँ, 0 और 1 के बीच में हूँ, तो ये कन्वर्ज जाएगा। I1 is convergent by mu test। अब सेकंड काइंड में चलता हूं। सेकंड काइंड में सेकंड पार्ट में I is equal to 1 to infinite साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। अब ये हो जाता है मेरा I2 इज लिमिट में अनंत आ चुका है। I2 इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये मेरा फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल आ चुका है। अब यहाँ से मैं लेता हूँ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू एफ एक्स लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर ये हो जाएगा म्यू माइनस 3/2 और साइन एक्स। साइन इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिट्स। साइन इनफाइनाइट जो है वो डज नॉट एग्जिट्स होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है लिमिट अगर एग्जिट्स नहीं हुई तो कोई केस पास नहीं होगा। तो साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो उसे सिर्फ 0 में एक ही तरफ से बदला जा सकता है कि ये 0, तो यानी कि यहाँ से बन जाएगा हमारा 3/2, यानी कि म्यू की वैल्यू 3/2 से अगर बड़ी है तो आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाएगी और आंसर 0 आ जाएगा। तो इस वाले केस में कन्वर्जेंट पास नहीं हो सकता, डाइवर्जेंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्जेंट में नॉन जीरो होती है, लेकिन कन्वर्जेंट पास हो जाएगा। और इस समय मैं हूँ फर्स्ट काइंड में, तो फर्स्ट काइंड में देखिएगा म्यू की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू 3/2 से बड़ी आ रही है, और 3/2 जो है 1 से बड़ा है। तो यहाँ से हो जाएगा बाई म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी कन्वर्जेंट आएगा और यहाँ भी कन्वर्जेंट आ गया है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1। सो बाय इक्वेशन 1 गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि दिया गया इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट। 12वां क्वेश्चन है I इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन x टू दी पावर 1/3 1 प्लस x टू दी पावर हाफ। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, आप इसे दो भागों में बांटेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 से इनफाइनाइट dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। अब इस वाले को खतरा 0 पर है तो ये सेकंड काइंड में चला जाएगा। ये सेकंड काइंड का क्वेश्चन है, इसे प्रॉब्लम 0 से होगी तो लिमिट x माइनस 0 की पावर म्यू लगाओगे तो म्यू की वैल्यू 1/3 लेनी पड़ेगी।
तो म्यू की वैल्यू 1/3 लोगे और सेकंड काइंड में म्यू की वैल्यू 1/3 है जो 0 और 1 के बीच में पड़ती है, तो यानी कि इसका आंसर कन्वर्जेंट होगा। अब इसमें लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट काइंड, ये आपका फर्स्ट काइंड हो जाएगा। इसमें लिमिट लेंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में आंसर तभी आ सकता है जब ऊपर की पावर नीचे की पावर बराबर हो। तो यहाँ पावर 1/3 और 1/2 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 1/3 प्लस 1/2 तो 5/6 लेंगे, यानी कि इसमें आप लेंगे म्यू इक्वल टू 5/6। लेकिन देखिएगा फर्स्ट काइंड में है और म्यू की वैल्यू 5/6 जो 1 से छोटी है। यहाँ देखिएगा म्यू जब 1 से छोटा है तो आंसर डाइवर्जेंट बन जाएगा, तो यानी कि आंसर डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो इधर का म्यू टेस्ट कहता है कन्वर्जेंट है, इधर का म्यू टेस्ट कहता है डाइवर्जेंट है, दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका आंसर जो है वो डाइवर्जेंट बन जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है वो डाइवर्जेंट बन जाएगा, और आप इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 क्वेश्चन में से 2 मैंने बता दिए हैं और 2 जो है होमवर्क में दे दिए। जब इन क्वेश्चन को आप करेंगे तो म्यू टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो आपको अच्छी तरह से हो जाएगी। अब अगर एक्सरसाइज 12C की बात करें तो म्यू टेस्ट मैंने पढ़ाया है, तो म्यू टेस्ट के लिए मैं जो है पूरा का पूरा जो है इसमें कम से कम एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये 4th क्वेश्चन है, I इक्वल टू है 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ 1 माइनस एक्स आ चुका है तो खतरा इसे 1 पर होगा, तो यानी कि आपको लेना होगा म्यू इक्वल टू, ये सेकंड काइंड बन जाएगा, आप लेंगे म्यू इक्वल टू 1/2 और आप ये वैल्यू निकाल देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एक्स की पावर म्यू fx, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब इस समय आप जो है वो सेकंड काइंड में है और म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही है, तो आपका आंसर जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 है dx, x क्यूब है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो 0 से प्रॉब्लम होगी, अनबाउंड हो जाएगा 0 पर, तो ये सेकंड काइंड बन जाएगा। और इसमें आंसर निकालने के लिए म्यू की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी, और 3 देखिएगा इस वाले हिस्से में आता है ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब इस प्रकार से मैंने म्यू टेस्ट पढ़ाया और म्यू टेस्ट जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी म्यू टेस्ट के क्वेश्चन थे वो मैं सारे कर चुका हूँ, वीडियो भली से लंबी बन चुकी है। आप 2 दिन में आप इसे आराम से जो है कर सकते हैं म्यू टेस्ट को।